हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MKLCC एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 8। ध्यान देंगे, आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 का साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 8। इसमें हम लोग मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार से महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके आने वाले मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और मुझे बताएं कि कितना प्रश्न सही हुआ, कितना प्रश्न पहले से याद थे। और दोस्तों, जो प्रश्न याद नहीं है उसको आप जल्दी से याद कर लीजिए। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए नंबर 1 आपका अपना चैनल MKLCC ग्रुप है। और दोस्तों, यह क्लास आपका लाइव चल रहा है, इसलिए वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन होगा, उस चैट से जुड़ना न भूलें। हमारे बताने से पहले अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर मालूम है तो उसे ज़रूर दें, क्योंकि आपका इस तरह से एक ऑनलाइन टेस्ट भी हो जाएगा। और ध्यान देंगे, आज का जो हम लोग सेट चल रहे हैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार का पार्ट 2 और फिजिक्स का पार्ट 3 है, याद रखेंगे। और टोटल साइंस का कितना है पार्ट दोस्तों? तो 8 नंबर पार्ट है। और अगर आप चाहते हैं कि पिछले सभी पार्ट को देखना तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास है 19 नंबर से। कहता है, किसी कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। किसी कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, ऑप्शन सी टिंडल प्रभाव या डी क्विंटल प्रभाव। तो दोस्तों, किसी कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या? टिंडल प्रभाव। एग्जाम में आप कन्फ्यूजन न हो, इसी से मिलता जुलता ऑप्शन बी है दोस्तों, किंडल प्रभाव। तो कन्फ्यूजन नहीं हो, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी टिंडल प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु अर्थात सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, 25 मिलीमीटर पर होता है, 25 मीटर पर होता है या अनंत पर होता है? इस प्रश्न का सभी लोग उत्तर जरूर देंगे, लाइव चैट में जरूर दें, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल और रिपीटेड क्वेश्चन है। पिछले पार्ट में इस प्रश्न को कराए थे, बस क्वेश्चन घुमाव हो गया है। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर दें। सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु होती है, कितना होती है? तो याद किए होंगे दोस्तों, तो निकट की बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर की बिंदु अनंत होती है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग बता चुके थे, इसलिए इसमें सिर्फ पूछ रहा है दूर बिंदु, तो दूर बिंदु कितना होगा? तो अनंत होगा। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को बता दिए थे दोस्तों, जल्दी से इसका उत्तर आप लोग चैट में दें कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है कौन लेंस होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से अपना उत्तर दें, क्योंकि इसका हम ट्रिक भी बताए थे कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होगा, दूर दृष्टि वाले दोष के व्यक्ति में चश्मे में क्या होगा? जल्दी से उत्तर दे। बहुत बढ़िया, आप लोग प्रयास करें, सभी लोग उत्तर दे। गलत होगा कोई बात नहीं, सीखेंगे। तो दोस्तों, उस समय बताए थे एक निकट दृष्टि दोष होती है, एक दूर दृष्टि दोष होती है। इसमें देख सकते हैं 3 शब्द आ रहा है और इसमें आ रहा है 2 शब्द, एक में अधिक एक में कम। उसी तरह से लेंस में दोस्तों एक उत्तल लेंस होती है, एक अवतल लेंस होती है। इसमें भी एक अधिक अक्षर है और एक कम अक्षर है। इसमें देख सकते कम अक्षर है, इसमें अधिक अक्षर है। तो अधिक अक्षर वाले अधिक अक्षर वाले के साथ और कम अक्षर वाले कम अक्षर वाले के साथ। तो ध्यान देंगे आप लोग कि दूर दृष्टि दोष दूर के साथ क्या हो जाएगा? तो उत्तल हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस। देख सकते हैं अपने दोस्तों डिस्प्ले पर, देख सकते हैं जिस
जिस शब्द में ज़्यादा अक्षर है वो ज़्यादा वाले के साथ है, कम है वो कम वाले के साथ है। तो एक ट्रिक याद रखिएगा, ज़्यादा ज़्यादा के साथ, कम कम के साथ। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के समय में क्या होगा, तो अवतल लेंस होगा। और दोस्तों उत्तल लेंस किस में होगा, तो दूर दृष्टि दोष वाले में। और बेलनाकार किस में होगा, तो जरा दृष्टि दोष वाले में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बार बार एक और प्रश्न पूछा है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है या कोई लेंस नहीं होता है या अवतल होता है या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही आसान सवाल है। अगर आप लोग चैप्टर बढ़िया से पढ़े हैं तो उसमें से उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं कि मानव नेत्र में जो उपस्थित लेंस है वह कैसा होता है, तो उत्तल लेंस होता है। सभी लोग अपना उत्तर जरूर दें दोस्तों हमारे बताने से पहले। तो मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कैसा होगा, उत्तल लेंस। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों अगर यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त लोग भी इस क्लास का आनंद उठा सकें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बगल में बेल आइकन है उससे भी बजा दें ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। किस दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में, मोतियाबिंद में, दीर्घ दृष्टि दोष में या जरा दर्दस्ता में। तो ध्यान देंगे दोस्तों किस में हो जाएगा, तो मोतियाबिंद में जो क्रिस्टलीय लेंस होता है वो धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। वही मोतियाबिंद बुढ़ापे में देख सकते हैं, जो बूढ़ा बुजुर्ग के जितने भी रहते हैं वो मोतियाबिंद के शिकार हो जाते हैं। तो यही होता है, मोतियाबिंद के शिकार में क्या हो जाते हैं, तो क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है जिसके कारण उन्हें क्या हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। याद रखेंगे क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और अपारदर्शी किस में होता है, मोतियाबिंद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। बहुत ही आसान सवाल। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जल्दी से सभी लोग उत्तर दें इसका। आप लोग इसका एक फिगर भी बनाए होंगे क्लास में। स्पेक्ट्रम किससे प्राप्त किया जाता है, जल्दी से उत्तर दें। तो दोस्तों स्पेक्ट्रम प्रिज्म से, किससे, प्रिज्म से। क्लास में प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो उसके बाद 7 रंगों में विभाजित हो जाता है और उस 7 रंग के जो पट्टी होती है उससे ही क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का। आप प्रिज्म दोस्तों इस तरह से आप पार सकते हैं, बहुत ही आसान से पार सकते हैं इस तरह से। और एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछता है दोस्तों कि प्रिज्म की सतह कितनी होती है, तो बता सकते हैं कि प्रिज्म की सतह कितनी होती है दोस्तों, तो प्रिज्म की सतह 5 होती है। ध्यान देंगे प्रिज्म 5 सतहों से घिरी होती है। तो दोस्तों समझ गए होंगे स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है, अर्थात जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होती है उसमें जो किस रंग का झुकाव सबसे कम होता है। तो दोस्तों स्पेक्ट्रम में याद रखेंगे लाल रंग का विचलन कम होता है, झुकाव कम होता है। जिसका विचलन अधिक होगा वह सबसे नीचे रहेगा। लाल रंग देखिएगा ऊपर की तरह रहता है। तो इस तरह से स्पेक्ट्रम में लाल रंग का झुकाव विचलन कम होता है। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। देख सकते हैं दोस्तों एक ही प्रश्न को घुमा घुमा कर पूछा जा रहा है। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। अभी बताएं दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं और दीर्घ दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। यहाँ दीर्घ दृष्टि दोष है तो दीर्घ दृष्टि दोष अर्थात दूर दृष्टि दोष। और दूर में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का, क्योंकि इसमें कम अक्षर है और कम अक्षर किस में है, तो उत्तल लेंस में भी है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग कौन लेंस किया जाता है, उत्तल लेंस। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों प्रतिदिन शाम 7 बजे लाइव क्लास चलती है, इसलिए लाइव क्लास से जुड़ना न भूलें क्योंकि लाइव क्लास का आनंद कुछ अलग ही है।
और दोस्तों इस क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही आप लोगों के लिए हम और भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा तो जल्द ही सब्जेक्टिव का भी क्लास आएगा, इसलिए हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट का मतलब कोई मनी से नहीं है, कोई पैसा से नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यही आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो दोस्तों वर्ण विक्षेपन, क्योंकि प्रिज्म से प्रकाश को गुजारते हैं, श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो सातों रंगों में विभक्त हो जाती है। तो दोस्तों वर्ण विक्षेपन होती है। क्या होती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो वर्ण विक्षेपन। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। और दोस्तों देख रहे हैं आप लोग अपना उत्तर नहीं दे रहे हैं, आप लोग अपना उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो जानते हैं दोस्तों, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, जितना कम होगा उसका बिखराव उतना ही अधिक होगा। जितना तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका बिखराव उतना ही कम होगा। तो आपसे प्रश्न कर रहा है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो दोस्तों बैगनी रंग का। इसीलिए बैगनी रंग बिखराव ज़्यादा होता है, विचलन अधिक होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? कम होता है। और तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से सूचित करते हैं। और इस प्रश्न का इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अगर पूछेगा विचलन सबसे अधिक तो बैगनी का, तरंगदैर्घ्य सबसे कम तो बैगनी का। चलिए, विचलन सबसे कम लाल का, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तो लाल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किस घटना के कारण? ये भी प्रश्न बार बार पूछता है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण दोस्तों? तो याद रखेंगे, आकाश का रंग नीला प्रतीत प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और दोस्तों जब सब्जेक्टिव का क्लास चलेगा उसमें आपको बताया जाएगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन है, इसलिए हमें सपोर्ट करें। सब्जेक्टिव का भी क्लास जल्द ही आएगा। तो दोस्तों आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख व्यवहार होता है। ये भी प्रश्न रिपीटेड है दोस्तों कि आंख व्यवहार होता है किस तरह? अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आंख व्यवहार किस तरह से करता है? उत्तल लेंस की तरह। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? तो उत्तल लेंस। उसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ दिया दोस्तों, आंख व्यवहार होता है तो किस लेंस की तरह? उत्तल लेंस की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से पहले एक लाइक कर दें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो कहता है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? दोस्तों अगर आप लोग क्लास सही ढंग से कर रहे हैं तो इस प्रश्न का सही जवाब देंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक आकृति फिगर पार कर मैंने बताया था कि प्रिज्म कितने सतहों से घिरे होते हैं। जल्दी से अपना उत्तर, सभी लोग इसका उत्तर देंगे, क्योंकि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इसका उत्तर दिए हैं फिगर पार कर कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5 सतहों से घिरा होता है। इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि दोस्तों अभी मैंने बताया था कि प्रिज्म कितने सतहों से घिरे होते हैं? तो 5 सतहों से घिरे होते हैं। इस तरह से आप फिगर पार सकते हैं, देख सकते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों, प्रिज्म हो जाएगा। तो देख सकते हैं, एक सतह, 2 सतह, एक 3 सतह, एक 4 सतह, एक अंदर का सतह। जो अंदर का सतह ओ, तो कितने सतह हो जाएंगे? 5 सतह। आप बुक को भी इस तरह से तिरछा कोण बना के करेंगे तो प्रिज्म बन जाएगा। तो समझ गए होंगे एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरे होता है? तो 5 सतहों से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? यह भी क्वेश्चन पिछले पार्ट में मैंने बताया था दोस्तों कि किस दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनता है और किस दृष्टि दोष में रेटिना के आगे बनता है। अगर आप लोग ध्यान से ईमानदारी पूर्वक क्लास को कर रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर देंगे, पूरे मेरे विश्वास है कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो याद रखेंगे वह दूरदृष्टि दोष से
प्रेरित है, क्योंकि निकट दृष्टि दोस्त में रेटिना के पहले बनता है और दूर दृष्टि दोस्त में रेटिना के पीछे बनता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन है। दोस्तों आप लोग ईमानदारी से ध्यानपूर्वक क्लास करें, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए ईमानदारी पूर्वक क्लास को करें। और दोस्तों अगर चाहते हैं कि सभी प्रश्न को नोट्स करें तो आप लोग नोट्स भी कर लें। इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, उससे आपको PDF मिल जाएंगे। तो दोस्तों जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे आप जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आप लोग कभी देखे होंगे घर में सुबह या दोपहर के समय किसी दीवार में छेद रहता है तो उससे प्रकाश आती है, तो देखेंगे गौर किए होंगे उस प्रकाश में छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। तो यही कह रहा है दोस्तों, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? तो कोलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कोलाइड। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों भौतिक शास्त्र में, आपके साधारण जीवन से जुड़े रहते हैं, इसलिए अगर ध्यान से देखेंगे तो सभी क्वेश्चन आपके सही होंगे। और हम चाहते हैं कि आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में साइंस में 80 में 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही हो, इसलिए हमारे चैनल से जल्द जुड़ जाएं और दोस्तों में भी शेयर करें। पक्का गारंटी देते हैं दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव में आपका सभी विषय में जितना रहते हैं 50% आपका सही होगा। याद रखेंगे आपका साइंस में 40 में 40 सही होगा, सोशल साइंस में भी 40 में 40 सही होगा, बशर्ते आपको ईमानदारी पूर्वक मेरा सभी क्लास को करना है, क्योंकि आपको ये प्रैक्टिस सेट करने के बाद फिर से एक दूसरा प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, आपको प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करवाया जाएगा, फिर आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें और डेली लाइव क्लास करें। गारंटी देते हैं आपका कि साइंस में 40 में 40 सही होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। जो नेत्र गोलक होता है उसका व्यास कितना होता है? लगभग पूछ रहा है दोस्तों। तो याद रखेंगे नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? तो याद रखेंगे 2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है? लगभग है दोस्तों व्यास। जो नेत्र का गोलक होता है, नेत्र गोलक होता है दोस्तों, नेत्र गोलक होता है, उसका जो व्यास लगभग कितना होता है? तो 2.3 सेंटीमीटर। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? परितारिका जिसे आइरिस भी कहते हैं, प्रकाश सुग्राही या पुतली पुपल्स कहते हैं, या इनमें से सभी। तो विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है दोस्तों? तो प्रकाश सुग्राही। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। और आज का सेट का लास्ट क्वेश्चन है, और इससे दोस्तों इस प्रश्न के साथ मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार से आपको 36 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म हो जाएंगे। अगर आप सभी 36 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार चैप्टर से आकर याद कर लेते हैं तो इस चैप्टर से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो कहता है सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो दोस्तों सिग्नलों की व्याख्या मस्तिष्क में होती है। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट में जरूर करें और डेली लाइव क्लास से जरूर जुड़ें। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे भी दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।